तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम 2 लेक्चर शूट कर चुके हैं, है ना। हिंदी हमने उठाया है पहले, और हम सिनॉप्सिस के द्वारा हिंदी का जो है पूरा एक बार रिवीजन कर रहे हैं। अब जिन्होंने पढ़ ली है, ऑफकोर्स अगर आपका मेंस था जो डिले थोड़ी सी हो गया है, डेट आगे बढ़ गई है, लेकिन आपने प्रिपरेशन तो पहले करके रखी होगी, सब अच्छे से कर रखा होगा। अब हम बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम सिनॉप्सिस के लिए, है ना। सिनॉप्सिस के लिए हम यहाँ आए हैं, और आप भी यहाँ आए हो और मैं भी यहाँ आया हूँ, ठीक है। अब देखो, 2 चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। यकीन करो, ट्रस्ट मी यार, चाहे मुझे पर डे 3 शूट करने पड़े, चाहे मेरे को पर डे 2 शूट करने पड़े, लेकिन विद इन 15 डेज़ यानी कि अक्टूबर लास्ट तक आपको कंप्लीट हिंदी, एथिक्स और पेपर 3, कंप्लीट हिंदी, इथिक्स और पेपर 3, इन तीनों को सिनॉप्सिस द्वारा, मतलब सिनॉप्सिस के थ्रू हिंदी कंप्लीट करा दूंगा, इथिक्स कंप्लीट करा दूंगा और पेपर 3 पूरा कंप्लीट करा दूंगा। वो तो मैंने आपसे टेलीग्राम पर आपसे मैं प्रॉमिस कर ही दिया है कि सिनॉप्सिस बन रहे हैं पेपर 3 के, बहुत तेज़ी से बन रहे हैं यार। पर डे मतलब ये सोचो कि हम 8 से 10 पेज लिखे जा रहे हैं यार। मतलब पहले कंटेंट में से सिनॉप्सिस निकालना, एक शॉर्ट करना, उसको शॉर्ट करके उनको बनाना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है भाई। तो उन पर काम चल रहा है, बिल्कुल बन रहे हैं। बहुत जल्दी आपको ग्रुप में अपलोड मैं कब करूँगा, यहाँ कंप्लीट करा दूंगा। पेपर हिंदी खत्म हो जाएगी, जैसे ही थिक्स खत्म हो जाएगी वैसे ही पेपर 3 का जो है, मैंने आपसे बोला है, मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं ग्रुप में बिल्कुल पूरी पीडीएफ भेजूंगा, कंप्लीट पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा ग्रुप में। और यहाँ पर भी हम उसे लेक्चर के द्वारा कंप्लीट करेंगे। अक्टूबर लास्ट बोला है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, गारंटेड, ठीक है। लिख के रख लो डेट, अक्टूबर लास्ट तक। आप खुद बोल देना कि सर कहाँ है पेपर 3 बताओ, कहाँ है एथिक्स बताओ, कहाँ है हिंदी बताओ, और मैं पीडीएफ जो है वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब आगे बात हम ज़्यादा नहीं करते हैं, हम अपने काम की बात करते हैं। देखो यार, ये मैंने जो है लिखा हुआ है क्वेश्चन कि भाई देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। तो देखो, देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं वो आपको मान के चलो 5 मार्कर में आई, तो 5 मार्कर में आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने दें, ठीक है। 3 मार्कर में आप विशेषताएं पूछेगा तो उस हिसाब से लिख देनी है। 3 मार्कर में आपसे या 2 मार्कर में आपसे डेफिनेशन पूछेगा कि भाई देवनागरी लिपि क्या है, विशेषताएं अगर पूछेगा तो वो 5 मार्कर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है। देवनागरी लिपि में क्या होता है, एक जो ध्वनि होती है उसके लिए एक ही वर्ण निर्धारित होता है। अब तुम बोलोगे यार कि ये तो सर बहुत लॉलीपॉप सी डेफिनेशन है, कुछ ईजी नहीं है भाई, कुछ ईजी फैक्ट नहीं है ये, बहुत कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्द नहीं लिखनी है, ये पुरानी वीडियो में ही बता चुका हूँ मैं, और अभी भी बार बार ये बोल रहा हूँ। ईजी देखो, ईजी डेफिनेशन देखो, ईजी प्रेजेंटेशन रखो, सब रखो, नंबर मिलते हैं यार भाई, नंबर मिलते हैं, है ना। लोगों पे क्वेश्चन याद नहीं आते हैं वहाँ बैठ के। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है, वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप होती है, मतलब देवनागरी जो लिपि है वो वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। लिख दो ना यार, अच्छा फैक्ट है, क्या दिक्कत है। तुम्हारे पास कुछ अलग है, मैं तो ओपनली आपसे बोलता हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छी डेफिनेशन लिख रही है ना, तो आप उसे अप्लाई करो। अगर आपका मेरे 1-2 फैक्ट भी, आपकी 1-2 लाइन भी मेरे काम की आ रही है, तो अपने नोट्स में ऐड कर लो, खत्म करो। मैं इतनी ही चाह रहा हूँ, इतना ही आपसे करवाना चाहता हूँ बस। बाएं से दाएं लिखी जाती है, अच्छा फैक्ट है, देख रहे हो। आपको 1-2, ये तीसरा अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ो। चौथा, बाएं से दाएं लिखी जाती है, और विशेष पहचान है सिरोरेखा। इसकी विशेष पहचान क्या है, विशिष्टता जो है वो है सिरोरेखा। ये देखो, 4 पॉइंट तो अच्छे लगे ना यार, मेरे 4 पॉइंट तो अच्छे लगे ना, इनको लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि भैया देवनागरी लिपि की आपने विशेषताएं तो बता दी, अब इसके दोष बताओ। तो दोष क्या है, दोष वही है कि यार फालतू में सिरोरेखा क्यों लगवा रहे हो, लेटर वेटर सब लिख दिया, टर्म लिख दिया, उसके पीछे ऊपर लाइन खिंचवा रहे हो, काय टंगवा रहे हो उनसे, है ना, क्यों लिखवा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हमको, क्यों बता रहे हो। तो भैया ये इसकी अनावश्यक उपयोग है, फालतू में उपयोग करवा रहे हो। 400 से अधिक टाइप, मतलब भैया ऐसा लिख ले देख रहे हो तुम, टाइपिंग वाइपिंग करते समय देखो कितने अटर्म कहाँ से मात्रा लग रही, कहाँ से क्या लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपने अगर नहीं सीखी हो तो 400 से अधिक टाइप होने से टंकन मुद्रण की में कठिनाई, जो टाइपिस्ट देखा ना, और टक 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 करते एकदम से कोट वोट पे जाते हो, तो वहाँ पर भैया बहुत डिफिकल्ट है। उसके अगर पेपर ही होने लगे भैया, हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी स्टेनो और बनने जा रहे हैं, तो समस्या है ना यार, समस्या भैया, डिफिकल्ट चीज़ है तभी तो। अनावश्यक वर्ण भैया, ये देखो, ये क्या जरूरत क्या पड़ रही है इनकी, डा ये सब डा हो रहे हैं। अब भैया एक ही डे से काम चल रहा था, तो इतने 5-7 चीज़ें जुड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो ये आप दोषों में लिख सकते हो। अगर वो आपसे पूछता है कि भाई देवनागरी लिपि के दोष बताओ, तो आप ईजी आराम से इन फैक्ट के लिख सकते हैं। अब अगर कोई भैया देखो ज़्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति है, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बिल्कुल बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। ये लेक्चर आपके सच में किसी काम का नहीं है। आप आराम से अपनी नोट्स को पढ़िए और बिल्कुल आप उन पर काम कीजिए। मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ, मैं जो आपको दे सकता हूँ, मैं बिल्कुल देने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल हम कंटिन्यू रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
नेक्स्ट है हमारा कि सुधार हेतु क्या प्रयास करें। अब देखो देवनागरी लिपि के बारे में सारी चीज़ें बता दी, पिछली जो वीडियो थी उसमें डेफिनेशन बता दी थी, विशेषताएं बता दी, अभी दोष बता दिए। अब इसके भाई सुधार में क्या प्रयास करने चाहिए, सुधार हेतु इसके क्या प्रयास करने चाहिए। तो भैया सुधार हेतु हमको ये प्रयास करने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। श्याम सुंदर दास का पंच पाक्षर के बदले अनुस्वर के प्रयोग का सुझाव दिया। इन्होंने क्या बोला कि भाई पंचमाक्षर के बदले भैया अनुस्वर का उपयोग करो। किसने बोला? श्याम सुंदर दास। अब मैंने आपसे उस दिन क्या बोला था कि जो चीज़ नहीं पता, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं पता अपने को, उसमें किसी का रेफरेंस ले लो कि भैया इनने ये बोला है ऐसा कर दो। एग्जामिनर मानता है भैया पंडित जी ने बोला, भैया श्याम सुंदर जी ने बोला, मानता है। ऐसे आप ये चीज़ों का ना थोड़ा यूज़ कर लिया करो तो आंसर हमारा इफेक्टिव रहता है और मार्किंग हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति, एक समिति गठित की गई आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और बोला गया कि भैया जो देवनागरी लिपि है इसमें कैसे सुधार किया जाए, इसके दोषों को कैसे दूर किया जाए। तो ये समिति गठित की गई। किसके द्वारा गठित की गई? आचार्य नरेंद्र देव के अध्यक्षता में। अब तीसरी क्या है कि शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी संबंधी प्रकाशन मानक देवनागरी वर्णमाला। समझ गए? अब भैया इसमें सुधार के लिए प्रयास किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी संबंधी जो प्रकाशन है उसमें एक मानक देवनागरी वर्णमाला का उपयोग किया जाए जो 1966 में हुआ था, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो ये सुधार के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, कुछ चीज़ें बोली गई हैं, जो हुई वही हो नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये काम वाम कुछ हुए नहीं है, लेकिन बोला गया है ऐसा। समझ गए मेरी बात? तो ये तीनों चीज़ें आप लिख सकते हो कि सुधार के लिए ये इसमें प्रयास किए गए ना। कुछ से कुछ बेहतर वाली कहानी है। 3 पॉइंट हैं, अगर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो ऐड कर लो, आगे काम चल जाएगा अपना। नेक्स्ट हमारा है कि भैया अब देखो, अब हम कल बात कर रहे थे ना वो जो भाषाओं के बारे में, बोली के बारे में डेफिनेशन लिखी थी, बोली और भाषा में अंतर। तो उसमें हमने बहुत सारी कौरवी, मगधी, ये हमने कल कवर कर ली थी, है ना। गढ़वाली वगैरह ये सब कवर कर ली थी। अब आप लोगों ने बोला था कि सर सारी बता दो, बघेली क्या होती है, कन्नौजी क्या होती है, दक्कनी क्या होती है, इन सब के बारे में अगर डेफिनेशन आ गई तो कैसे लिखेंगे। तो वो लेके आया हूँ, वो चीज़ें हैं ये। ठीक है, अब कन्नौजी के बारे में आ गई। कन्नौजी, अब देखो कन्नौजी क्या है, कन्नौजी क्या है, इसका विकास जो है, विकास क्षेत्र और इसके बारे में कोई विशेषता बता दो। विकास क्या है भैया? सौर सैनी अभ्रंश से इसका विकास हुआ है। क्षेत्र कन्नौज, इटावा, कानपुर, शाहजहाँपुर, ये क्षेत्र में जो है बोली जाती है। पीलीभीत जिले में, अब क्षेत्र लिख दो, कन्नौज, इटावा, कानपुर, ये 3 चीज़ लिख दो। ये सौर सैनी अभ्रंश के विकास हुआ है। क्षेत्र कन्नौज, इटावा, कानपुर, ये लिख दो, खत्म। कन्नौजी तुम्हारी हो गई। कन्नौज वाली एरिया में, कन्नौज अब तुम्हें पता होगा ना, यूपी वाला जो एरिया है कन्नौज वाला, उस क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा हो गया क्षेत्र बता दो, विकास क्रम बता दो। दक्कनी, अब दक्कनी कहाँ बोली जाती है? तो दक्कन मतलब वो डेक्कन वाला एरिया, हैदराबाद, निजाम वाला एरिया, समझ गए। तो वो होगा डेक्कन वाला पार्ट है, तो उसी एरिया में बोली जाएगी। विकास क्रम क्या है? सौर सैनी अभ्रंश से इसका विकास हुआ है। क्षेत्र जो है हैदराबाद के आसपास का क्षेत्र, वही बता दिया, डेक्कन वाला एरिया। यह धीरे धीरे ऊर्ध्वपन की ओर जा रही है, मतलब खत्म होती जा रही है, निबटती जा रही है ना। इसका धीरे धीरे भाषा खत्म होती जा रही है, समझ गए। धीरे धीरे ऊर्ध्वपन की ओर जा रही है दक्खनी भाषा। ठीक है, ये हम देखो 3, अब 2 मार्कर में आ गया तो आराम से लिख देना। 2 मार्कर आराम से 2 नंबर देगा, कहीं नहीं काटेगा। अब तुम वहाँ दक्कनी सोचते रहोगे, अरे ये भारत के दक्षिण भाषी क्षेत्र में बोली जाती है, ये नहीं बताओ उसको भाई, हैदराबाद वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ऐसा लिखो। विकास क्रम तो याद रखो, एक फॉर्मेट बनाओ, विकास क्रम, क्षेत्र और विशेषता, विकास क्रम, क्षेत्र, विशेषता। 2 मार्कर में हमें ये लिखना है, समझ गए। एक फॉर्मेट बनाओगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट है भैया पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बात हम पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं अपने में, अभी हम बात करने वाले हैं पूर्वी हिंदी के। तो पूर्वी हिंदी का उद्गम कहाँ से हुआ है भैया? पूर्वी हिंदी का उद्गम हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। सौर सैनी अपभ्रंश से बिल्कुल नहीं हुआ है पूर्वी हिंदी का उद्गम। हर चीज़ में सौर सैनी नहीं लगा के आना है भैया, ऐसे मत रट लो। पूर्वी हिंदी का ये और ज़रूरी चीज़ है, अगर पूर्वी हिंदी की डेफिनेशन अब कुछ भी पूछने आपसे आ जाती है तो आपको उद्गम तो लिखना ही पड़ेगा ना यार। उद्गम तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताना ही पड़ेगा कि उसका विकास कहाँ से हुआ है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका उद्गम हुआ है। क्षेत्र कौन से हैं? तो ये जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, उस क्षेत्र में पूर्वी हिंदी जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। अब एक विशेषता बता दो कि इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ, बुंदेलखंडी, मालवी, है ना, समझ गए, ये अटरम सटरम इतनी सारी बोलियाँ बोली जाती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ये जो है क्षेत्रीय बोलियाँ हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, समझ गए। अब बताओ मुझे, उद्गम लिख दिया, क्षेत्र लिख दिया, एक विशेषता लिख दी, 2 नंबर नहीं मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे क्या यार? क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आप लिख के आना, डेफिनेटली मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि भैया अवधि के बारे में बात हो रही है। अब अवधि भाषा के बारे में इसका उद्गम बता दो, क्षेत्र बता दो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दो। वही चीज़ है, वही फॉर्मेट हमारा जो सबके साथ चल रहा है, इसके साथ भी चलेगा, इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी वाली बात नहीं है। तो भैया इसका जो अवधि का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ध्यान रखना, सौर सैनी सब जगह नहीं टांग के आना है हमको, और उद्गम कहाँ से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ, प्रतापगढ़, ये देखो, लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद,
ये याद करो। लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इन वाले क्षेत्रों, फैज़ाबाद वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ये जो लैंग्वेज है अवधी भाषा बोली जाती है। अवध वाला एरिया, अवध अवध बोलते हैं ना, अवध लखनऊ वाले एरिया को, तो अवध उस एरिया में ये भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट भैया, साहित्य अत्यंत संपन्न है। भैया बिल्कुल संपन्न है सर, बिल्कुल संपन्न है। कहाँ गया पेन, ये रहा, बिल्कुल संपन्न साहित्य है। लखनवी मतलब देख रहे हो, लखनवी कितनी सारी साहित्य लिखा गया है, कितना सारा उनका बहुत सॉन्ग वगैरह आए हैं, बहुत कल्चरल सॉन्ग हैं उनके, बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ें लिखी गई हैं। तो जो अवधी भाषा है उसका जो साहित्य है वो अच्छे लेवल पर विकसित है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये लिख सकते हो कि भैया उद्गम जो है अर्धमागधी अपभ्रंश। अब जैसे बुंदेलखंडी के बारे में पूछो तो बुंदेलखंडी का जो साहित्य है वो बहुत सृजित साहित्य है, तो आप लिख सकते हो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हो कि इसका साहित्य जो है वो अत्यंत संपन्न है, अत्यंत विकसित साहित्य है। कई बड़े ग्रंथों की रचना इस साहित्य के अनुसार हुई है। ईसुरी वगैरह ये प्रमुख जो हैं इसके बड़े बड़े साहित्यकार रहे हैं। बुंदेलखंडी के बारे में आप ऐसा लिख दो, अगर उसके बारे में आ जाता है तो वैसा लिख दो। अगर लेकिन अवधि के बारे में पूछ रहा है तो उद्गम क्षेत्र और साहित्य अत्यंत संपन्न है, ये आप लिख सकते हो। आराम से 2 मार्कर का क्वेश्चन बनेगा और बिल्कुल आप लिख के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा भी है कि नेक्स्ट आ रहा है कि भक्ति काल की 2 धाराएं, सूफी तथा राम भक्ति की काव्य धारा इसी बोली में। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया ना इसमें, ये अवधि में आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया है कि भाई भक्ति काल की 2 धाराएं, एक सूफी हुई और एक राम भक्ति काल हुई। ये दोनों की दोनों जो धाराएं हैं वो सूफी भी अवधि भाषा में ही आई, और राम भक्ति जो धाराएं, दोनों की दोनों जो धाराएं हैं उनको एक ही भाषा ने पिरोया, एक ही भाषा के द्वारा उनको एक्सप्लेन किया गया, उनके भावों को मतलब अभिव्यक्त किया गया। कौन सी भाषा, अवधि भाषा के अंतर्गत। स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल फैक्ट है, लिख लो, अच्छे से काम आएगा याद में, है ना। मुझे पता है आपने ये नहीं लिखा होगा अपने नोट्स में। नेक्स्ट भैया बघेली, बात कर रहे थे वही आ गई। बघेली किस में है भैया, तो उद्गम हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है बघेली भाषा का जो है उद्गम हुआ है। क्षेत्र कौन सा है भैया, वही रीवा, बालाघाट, ये सतना वाला एरिया, बघेलखंड वाला एरिया, समझते हैं ना, रीवा, जबलपुर, मंडला, ये क्षेत्र में जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है इस एरिया में आपके बोली जाती है कौन सी भाषा, बघेली भाषा। समझ गए। इसका नाम बघेल राजपूतों के नाम पर पड़ा है, ये भी लिख दो, अच्छी बात है ना, फैक्ट अपना बढ़ रहा है। एक लिख सकते हो, अगर कुछ याद नहीं आ रहा देखो 2 पॉइंट में एक चीज़ सुनो, 2 पॉइंट तो आपको याद आ गए, उद्गम और क्षेत्र समझ में आ गया। अब क्या लिखें, अब क्या लिखें, एक और लाइन लिख दें यार, एक और लाइन। रचनाकार, अरे यार याद ही नहीं आ रहा रचनाकार, बहुत प्रेशर होता है यार, चीज़ें याद नहीं आती हैं, जेन्युइन मान के चलो, मैंने वो प्रेशर देखा है, मैंने वो चीज़ें देखी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आता है बहुत दिक्कत होती है ना। इसका नाम बघेल राजपूतों के नाम पर पड़ा, एक ये फैक्ट लिख दो। और अगर रचनाकार याद आ गए हैं तो फिर तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि बैजनाथ पांडे और शंभू प्रसाद द्विवेदी। कौन, शंभू प्रसाद द्विवेदी। शंभू प्रसाद द्विवेदी और बैजनाथ पांडे, ये 2 प्रसिद्ध रचनाकार जो हैं बघेली भाषा में रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे अगर 2 मार्कर में या 2 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे, तो सेम चीज़ है भैया, उद्गम जो है अर्धमागधी से हुआ है, क्षेत्र जो है वो बिलासपुर रायपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। रायगढ़ दुर्ग, वही ये लिखो, बिलासपुर रायपुर क्षेत्र जो है बिलासपुर और रायपुर वाला क्षेत्र है। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में ये भाषा बोली जाती है। 2 मार्कर के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ना से कुछ बेहतर वाली कहानी है। नेक्स्ट आपका आ रहा है कि भाई ये आ गया, ये देखो ये क्या है, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के बारे में बात करें तो उद्गम कहाँ से हुआ है राजस्थानी हिंदी का, सोर्स। अब आप ये बोलोगे कि सर क्या है, कुछ भी बता रहे हो, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मद्रासी। प्रीवियस सर उठा लो ना यार, प्रीवियस सर उठा लो यार, मैं क्या मना कर रहा हूँ, उठा लो 3 मार्कर, उठा लो 2 मार्कर। कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, कैसे क्वेश्चन बने हैं, उठा लो यार। मैं अगर कुछ गलत बता रहा हूँ तो वहाँ से क्वेश्चन उठाओ और फिर देखो, फिर आप मुझसे बात करना। राजस्थानी हिंदी उद्गम कहाँ से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से उद्गम हुआ है। संपूर्ण राजस्थान तथा मालवा जो क्षेत्र है उसके साथ बोली जाती है। सिंध जो क्षेत्र है उसके में भी सिंध नदी के जो है अपवा तंत्र है उसमें इसका काफ़ी अच्छे लेवल पे विस्तार है। प्रमुख जो बोलियाँ हैं जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं वो है मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये फैक्ट लिखेंगे तो एक अच्छा रहेगा, इंप्रेसिव रहेगा। उद्गम आपने लिख दिया, क्षेत्र लिख दिया, और ये फैक्ट आप लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मालवी। तो अब अगर लिख लिया है मालवी, है ना, मारवाड़ी लिख लिया है तो भैया मालवी मारवाड़ी की डेफिनेशन भी बता दो। अगर उनके बारे में आ गया, राजस्थानी हिंदी के बारे में आया तो हम लिख देंगे सर। लेकिन अगर मालवी और मारवाड़ी के बारे में आ गया तो आपने सिर्फ एक ही बताया कि भैया ये जो है इनकी जो प्रमुख भाषा है वो राजस्थानी हिंदी है। और उसमें क्या लिखें, तो सुनो, उद्गम क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश से उद्गम हुआ है। क्षेत्र मालवी, इंदौर, मालवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है अपने में। विशेषता क्या है कि शब्द के आदि अक्षर में स्वर या दीर्घाकार है। ओ भिया, ओ भिया, ओ भिया, भिया भिया भिया, है ना, दीर्घाकार स्वर है या फिर दीर्घकरण है। ये स्पेशल जो है मतलब विशेषता है।
हमारे इंदौर वाले एरिया की। ठीक है, प्रसिद्ध जो रचनाकार हैं वो कौन है भैया? प्रसिद्ध रचनाकार सब पता है भैया, पन्नालाल वर्मा जी, पन्नालाल वर्मा जी, बाल कवि बैरागी, कितने बड़े बड़े साहित्य लिखे हैं पन्नालाल बैरागी और पन्नालाल शर्मा और बाल कवि बैरागी ने, है ना। तो मालवा जो एरिया है उसके दो बड़े प्रसिद्ध कलाकार पन्नालाल शर्मा और बाल कवि बैरागी ये हैं। तो इसके आपने एक दो साहित्यकारों के नाम लिख दिए, दो रचनाकारों के नाम लिख दिए। ठीक है, एक विशेषता बता दी, क्षेत्र उद्गम बता दिया। 2 नंबर में और क्या चाह रहे हो? 2 नंबर में और क्या चाह रहे हो? सफिशिएंट है ना, लिख दिया। अब आपने अगर बहुत अच्छा कुछ लिख रखा हो तो बिल्कुल आप उसे लिखें, है ना। मैंने सिर्फ ये सिनॉप्सिस उनके लिए आए हैं, मैं ये लेक्चर उनके लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि भाई जिनके हो सकता है जो भाई हमारे या फिर जो बहन हमारी किसी ऐसे काम में लगी हों, जो ऑन ड्यूटी हुआ है किसी और काम में लगी हों, जो अपने सिनॉप्सिस नहीं बना पाए हैं और एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर जुड़ रहे हैं, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर उनको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे वो अपना कम से कम आंसर वहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब आंसर्स उनको छोड़ने ना पड़े, बहुत ज़्यादा वो नहीं पढ़ सकती है, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए बनाए हैं, है ना। आपके पास बहुत कंटेंट है, आप आराम से अपना कंटेंट देखो जिनको ये समझ नहीं आ रहा है। मारवाड़ी में क्या है? उद्गम हुआ है भैया सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, क्षेत्र क्या है? दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जोधपुर, पाली वाला क्षेत्र जो है वो क्षेत्र है। विशेषता जो है वो राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोली इनमें ना के स्थान पर ठा, ना, घनो, सुनो है तो घनो होता ना, वो घना, घनो, घनो, घनो है तो घनों की वो क्या बोलते हैं? घड़ो बोलते हैं, ना बोलते हैं, तो ना के स्थान पर ठा, घड़ो, घड़ो, है ना, ण, ठ, ये चीज़ें का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ना के स्थान पर काय का यूज़ करते हैं? ठा का उपयोग ज़्यादा करते हैं। राजस्थानी हिंदी की ये विशेषता है कि हिंदी की प्रमुख बोली है, इसमें ना के स्थान पर ठा का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। उद्गम लिख दिया, क्षेत्र लिख दिया, ये लिख दिया, हो गया काम अपना। अब देखो मेवाती सुनो, तो मेवाती बोली अगर 2 मार्कर में आ गई तो क्या लिखोगे? सूरसैनी अपभ्रंश से इसका उद्गम हुआ है। अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, जो मेवात वाला क्षेत्र है, उसमें बोली जाती है। हरियाणा जो गुरुग्राम वाला क्षेत्र है वहाँ भी ये थोड़ी बहुत टच देखने को मिलता है। इसमें महाप्राण ध्वनि हा, जो महाप्राण होता है हा, इसमें महाप्राण जो ध्वनि है वो हा में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो यार, मेवाती लैंग्वेज ना तो मैंने बोली है ना मैंने कभी सुनी है, तो ऐसा मुझे कोई प्रैक्टिकल इसके बारे में नहीं पता है। मालवा के बारे में पता था, जयपुर के बारे में पता था क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गया हूँ, काफ़ी रिलेटिव्स रहते हैं मेरा, तो मुझे इसके बारे में पता था, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। लेकिन इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो मेरे को इसके बारे में सिर्फ डेफिनेशन की पता है कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो चीज़ है वो आपको 2 नंबर दिलवा देगी, वो आपके 2 नंबर कंप्लीट करवा देगी। आप इसको 10 की 10 याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई राजस्थानी हिंदी के बारे में बताइए। राजस्थानी आपने बता दी सारी चीज़ें। अच्छा ये हो गया है ना यार, ये तो हो ही गया है अभी। मालवी बता ही दिया है, ठीक है, मारवाड़ी भी बता दिया है। नेक्स्ट हमारा मेवाती भी बता दिया है। बिहारी हिंदी, अब देखो बिहारी हिंदी के बारे में अगर पूछने आ जाता है तो अपन क्या लिखेंगे? बिहारी हिंदी का जो उद्गम है वो मागधी अपभ्रंश हुआ है। अर्ध मागधी नहीं, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का उद्गम हुआ है। ये बिहारखंड तथा झारखंड वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। प्रमुख बोलियों का जो है उपवर्ग है। ठीक है, मुख्यतः मैथिली, मगधी, भोजपुरी इसमें शामिल हैं। मुख्यतः क्या शामिल है? मुख्यतः कौन सी उपवर्ग शामिल है इसमें? मैथिली उपवर्ग शामिल है, मगधी उपवर्ग शामिल है, भोजपुरी उपवर्ग शामिल है। किसमें? बिहारी हिंदी में। ठीक है, समझ आ गया। 2 नंबर के हिसाब से डेफिनेशन सफिशिएंट है, आपको और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानो नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, यही लिख के आना अगर आ जाता है बिहारी हिंदी के बारे में। भोजपुरी, अब आपने पूछ लिया मैथिली, मगधी, भोजपुरी, तो इनके बारे में ही बता दूं सर। ठीक है, तो देखो भोजपुरी के बारे में सुनो। बिहारी हिंदी उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं, ये तो आप लिख ही दोगे जो अभी बता ही दिया। मागधी अपभ्रंश है, सेम जो बिहारी का है वही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, छपरा, चंपारण, रांची वाले एरिया में जो है भोजपुरी बोली जाती है। और एक फैक्ट और हमको इसमें ऐड कर देना है कि भैया भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी जो कंट्रीज़ हैं इन वाले क्षेत्रों में भी भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बता दी आपने, ये तो हमने ऐड नहीं किया था। कोई बात नहीं, अगर आपने बाकी सब ऐड किए थे और ये ऐड नहीं किया था तब ये वाला फैक्ट ऐड कर लीजिए अपने टॉपिक में, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, बस हो गया। मेरा तो इतना ही काम था। अगर आपने मेरी आपके पास काम आ गई, कोई भी 10 लाइनें आपके पेपर में मेरे पढ़ाया हुआ, कोई भी आपको जो पेपर क्वेश्चन नहीं बन रहा था और वो क्वेश्चन आप वहाँ कराया और आपका सिलेक्शन हो गया, बस वही उतना ही काम मेरा है, उतना ही खत्म हो गया। यहाँ लेक्चर बनाना सफल हुआ अपना, ये चीज़ है, बस इतना है।
अब देखो मगधी के बारे में बात करें तो मगधी का जो उद्गम है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पटना गया वाले क्षेत्र में ये बोली जाती है। अपनी प्रवृत्तियों में भोजपुरी से ये समानता रखती है। तो भोजपुरी और मागधी में जो है काफ़ी कुछ समानता है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि भैया अपनी जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो बोलचाल की भाषा है या जो इसका मतलब साहित्य क्या बोलेंगे, जिसका जो व्याकरण है, हाँ इसका जो व्याकरण है वो भोजपुरी से मिलता जुलता है, भोजपुरी से समानता रखता है। इसका जो क्षेत्र है वो पटना गया हजारीबाग वाला क्षेत्र है बिहार में। उद्गम जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये मगधी भाषा के आपको 2 मार्क का डेफिनेशन बन जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है कि मैथिली। तो मैथिली के बारे में उद्गम क्या है भैया, मैथिली का उद्गम हुआ है मागधी अपभ्रंश से इसका उद्गम हुआ है। दरभंगा मुजफ्फरनगर उस एरिया में इसको बोला जाता है। साहित्य दृष्टि से जो है बिहारी हिंदी की सबसे ज़्यादा संपन्न जो भाषा है, बिहारी हिंदी की जो उपवर्ग है, सबसे ज़्यादा संपन्न उपवर्ग है, जो बोली है वो है मैथिली। मैथिली बहुत अच्छे लेवल पे बोली जाती है यार, है ना। काफ़ी लोग मतलब बोलते हैं, ऐसा नहीं है बहुत छोटे मतलब छोटे एरिया में बोलोगे, अच्छे खासे लेवल बोला। बिहार में लगभग बहुत अच्छी एरिया बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ये अरे भैया ये तो ज़रूरी था। उद्गम लिख दिया, क्षेत्र लिख दिया, ये तो ठीक है, लेकिन ये लिखेंगे ना तब हमको 1 नंबर अगर कोई दे रहा होगा तो 2 तुरंत दे देगा। मजबूरी है ना उसकी, वो 3 नहीं दे सकता, वो 4 नहीं दे सकता। आपने अच्छा आंसर लिख दिया, एक फैक्टर तो आपने इतना बढ़िया डाल दिया जो हो सकता है कि कोई लोग भूल गया हो, जिसके दिमाग से निकल गई हो। आप जरूर डालो कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूची 6 में इस भाषा को शामिल किया गया है, इस भाषा को दर्जा दिया गया है। ठीक है, आप इसमें ये चीज़ ज़रूर लिख के आना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैथिली। अच्छा मैथिली हो गया। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के बारे में है कि उद्गम जो है वो खस अपभ्रंश से हुआ है। इसका उद्गम पहाड़ी हिंदी का उद्गम कैसे हुआ है, खस अपभ्रंश। अब तुम बोले थे मागधी सौरसेनी, ये अपभ्रंश तो सुनिए सर, खस ये कौन सा अपभ्रंश है भैया, है। मैंने आपको पहले अपभ्रंश पढ़ाए हुए हैं 7 प्रकार के, उनको पढ़ो, उनकी विशेषता देखो, उनका आधुनिक नाम देखो। वहाँ पर पिछले लेक्चर में आप देखोगे जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। इसका जो क्षेत्र है वो गढ़वाल और कुमायूं वाला क्षेत्र है। गढ़वाल के बारे में मैंने आपको कल बता दिया, कुमायूं के बारे में भी मैंने कल आपको डेफिनेशन दे दी थी। अब आपको पता है पहाड़ी क्षेत्र कौन सा, गढ़वाल और कुमायूं वाले क्षेत्र में नेपाल, ये शिवालिक पर्वत वाला जो एरिया है, उत्तराखंड वाले एरिया, उस एरिया में उसको गढ़वाल कुमायूं वाला क्षेत्र बोलते हैं। तो आप 1 वर्ड में लिखो, राज्यों के नाम लिखने से ज़्यादा बेहतर है। कुमायूं और गढ़वाल वाले क्षेत्र में इसको बोला जाता है। इसकी जो बोली है पश्चिमी जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी में बोले जाने वाली भाषा यानी कि जो बोली है, जो लोकल बोली है, उसको हम कुमायूं क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे कुमायूनी कहते हैं, और जो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है उसे गढ़वाली कहते हैं। खत्म। गढ़वाल क्षेत्र में बोलने जाने वाली जो बोली है वो गढ़वाली हो गया, कुमायूं क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा है उसे कुमाऊनी हो गया, और इसकी जो मेन भाषा है, जो मेजर है, वो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से है, खस अपभ्रंश से है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कुमाऊनी। अब देखो अगर आपने कुमाऊनी के बारे में अब ये पढ़ लिया, कुमाऊनी क्या है, ये गढ़वाली क्या है, तो ये भी तो जानना जरूरी है ना, कुमाऊनी और गढ़वाली क्या है। अगर आपने पहाड़ी हिंदी जान ली है तो कुमाऊनी क्या है, इसका उद्गम भुज से खास अपभ्रंश से हुआ है। नैनीताल अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थानी बोलियों का काफ़ी प्रभाव कुमाऊनी पर पड़ता है। कुमाऊँ जो भाषा है, कुमाऊँ क्षेत्र में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है, वो कुमाऊनी है, और राजस्थानी बोलियों का इस पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। नैनीताल अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में ये जो भाषा है कुमाऊनी वो बोली जाती है। गॉट इट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो क्षेत्र क्या है, वही टिहरी, ये क्या बोलते हैं, गढ़वाली वो है, वही सेम खच अपभ्रंश से आती है। पहाड़ी हिंदी तीनों की तीनों खच अपभ्रंश से ही आई है। क्षेत्र जो है टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, इन जिलों में आसपास, ये देखो टिहरी लिखना, गढ़वाल लिखना, ये लिख लेना। टिहरी और गढ़वाल जिलों के आसपास के क्षेत्र में ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है वो बोली जाती है। और इसमें देखो उसमें राजस्थानी का थोड़ा सा टच आ रहा था, इसमें पंजाबी और राजस्थानी दोनों का अच्छे खासे लेवल पर इसमें टच देखने को मिलता है। मतलब गढ़वाली जो भाषा है उसमें पंजाबी और राजस्थानी दोनों का टच देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि यार एरिया देखो ना यार, एरिया पंजाब से टच वाला एरिया तो आ रहा है ना, वो वाला एरिया आ रहा है, तो थोड़ा बहुत टच देखने को मिलता है उस तरह का। ठीक है, तो देखो यार अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये, हाँ ये PDF खत्म हो गई है। अब मैं 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। 2 चीज़ें ये है कि जैसा आपको मैंने बताया कि लास्ट अक्टूबर तक हिंदी, एथिक्स और पेपर 3 ये कंप्लीट करा दूंगा सिनॉप्सिस के द्वारा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। मैं कैसे कराऊंगा ये मेरी हेडेक है, मुझ पे छोड़ दो। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, आपको बना के दूंगा, आपको समझाऊंगा, ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा जैसे ये किया, और कंप्लीट भी करा दूंगा 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर करवा दूंगा। देखते जाओ लेक्चर कैसे अपलोड करता हूँ, देखते जाओ लेक्चर, आपको दिखते जाएंगे। 3-3, 4-4 लेक्चर एक दिन में अपलोड कर दूंगा मैं तो। यार मेरे को क्या है, देखो यार मैं सिनॉप्सिस बना रहा हूँ, देखो मुझे पता है, देखो यार एग्जाम है, सब चीज़ें हैं, मेरा भी एग्जाम है, सबके एग्जाम है, सबको पढ़ना है, मुझे भी अपना पढ़ना है। मैं अपनी सिनॉप्सिस बना रहा हूँ, मैं सिर्फ वो
इसलिए कर रहा हूँ, मैंने आपको जैसा कि बताया, हो सकता है कुछ लोग इस दौरान अपनी सिनॉप्सिस नहीं बनाए हों, वो नहीं कर पाए हों, वो बिल्कुल यहाँ आएँ, इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप इन वीडियोज़ को देखें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ। अगर आपने हिंदी के सिनॉप्सिस नहीं बनाए हैं तो ये लीजिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। आपने पेपर 3 के नहीं कराए हैं तो उसके तो बहुत शानदार सिनॉप्सिस मैं ऑलरेडी बनवा रहा हूँ, ठीक है। एथिक्स के नहीं कराए हैं तो हम आओ यहाँ करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर वीडियो सही लगी हो